किसी भी क्रांति के लिए असंतोष का बारूद काफ़ी लंबे समय से धीरे धीरे इकट्ठा होता है, लेकिन किसी तात्कालिक परिस्थिति की चिंगारी अचानक उसे विस्फोट में बदल देती है। फ्रांसीसी क्रांति के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लुई 16वां के समय में फ्रांस का समाज किस प्रकार मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में जकड़ा हुआ था। आम जनता, राजा, समाज के कुलीन वर्गों और चर्चों के शोषणकारी तंत्र में पिसने के लिए बाध्य थी। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आम जनता पर करों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन में कमी से जहां महंगाई बढ़ रही थी, वहीं कारखानों में मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलने से गरीबी और अमीरी की खाई और भी बढ़ती जा रही थी। ऊपर से सूखे या प्राकृतिक आपदाओं के कारण आम जनता के लिए रोजी रोटी का संकट एक आम समस्या बनती जा रही थी, जिससे पार पाने का कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में स्वतंत्रता समता के नए विचारों से प्रेरित नवोदित मध्यम वर्ग ने कमान संभाली और क्रांति का रास्ता चुना। इस एपिसोड में आइए देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किस प्रकार की गई। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। ज्ञान समग्र चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विश्व इतिहास श्रृंखला में फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा एपिसोड। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग के लोग कर रहे थे। तीसरे स्टेट के आम किसानों, औरतों व कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सिए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था,
लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया और इसी माहौल में क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई सन 1789 को बास्टील के किले पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया और यहीं से आरंभ हुई फ्रांस की क्रांति। देहाती इलाकों में भी गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। इन ग्रामीण किलों में लगान से वसूले गए सरकारी अनाज रखे जाते थे। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार यद्यपि नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे और ये सक्रिय नागरिक ही मतदान में भाग ले सकते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्च श्रेणी में होना जरूरी था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होंगे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के
नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि फ्रांस में राजतंत्र का संपूर्ण उन्मूलन कैसे हुआ और किस प्रकार गणतंत्र की स्थापना हुई। तब तक के लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा कर रखें। धन्यवाद।